हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सत्ता में साझेदारी सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 1 का सत्ता में साझेदारी चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट में हमने सत्ता के साझेदारी चैप्टर के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। और बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूँ देखने में थोड़ा छोटा, यदि आपको देखने में परेशानी हो रही हो तो वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है उन सभी का नोट्स पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के नोट्स देख सकते हैं। तो सत्ता में साझेदारी चैप्टर के बारे में हमने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई थी और आज हम आपको श्रीलंका, कल बेल्जियम की घटना हमने आपको पढ़ाया था और आज श्रीलंका के बारे में जो घटना है वो पढ़ाने जा रहे हैं। कल बेल्जियम में जो घटना घटी थी उसके सहारे हमने आपको सत्ता की साझेदारी का अध्ययन कराया और आज श्रीलंका में कुछ घटना घटी है, श्रीलंका की कुछ बातें हैं, इसकी मदद से आज हम आपको फिर से एक बार सत्ता की साझेदारी के बारे में बताने वाले हैं। तो श्रीलंका एशिया का एक द्वीपीय देश है। मतलब द्वीपीय देश मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसके आजू बाजू में कोई और देश ना रहे, बस पानी ही पानी रहे। तो श्रीलंका देश के आजू बाजू में सिर्फ पानी है, कोई भी देश इस देश की सीमा से सटा हुआ नहीं है। बस अपना भारत का जो तमिलनाडु है बस वो कुछ ही किलोमीटर श्रीलंका से दूर है। मैप देखेंगे वर्ल्ड का मैप, तो श्रीलंका भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ दूरी पर स्थित है, लेकिन कोई और देश श्रीलंका के बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है। तमिलनाडु है लेकिन बीच में थोड़ा सा पानी है, उसके बाद कुछ किलोमीटर के बाद श्रीलंका आता है। और श्रीलंका का क्षेत्रफल, आबादी 2 करोड़ है। ये भी बहुत ही छोटा देश है। जैसे इससे पहले हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है, हरियाणा के बराबर। उसी तरह यह भी लगभग 2 करोड़, बहुत ही छोटा देश है श्रीलंका। और अगर हम इस देश की जातीय बनावट की बात करें तो श्रीलंका में सिन्हली जात यानी कि सिन्हली धर्म के लोग 74% में बसे हुए हैं और इनमें अधिकतर बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। यानी कि सिन्हली जो कास्ट है वो 74% है श्रीलंका में और 74% में जो अधिकतर है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद तमिल भाषा बोलने वाले 18% लोग हैं। इस 18% में हिंदू, मुसलमान और भी अन्य जात हैं और अन्य कास्ट है। इसमें से जो 18% है, 18% में जो तमिलनाडु के मूल तमिल है वो 13% और इसमें इस 18% में 5% तमिल भारतीय है। यानी कि जाति बनावट की बात करें तो श्रीलंका में सिन्हली 74% और इस 74% में अधिकतम जो कास्ट है वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और तमिल भाषा बोलने वाले 18% लोग हैं। और इन 18% में 13% लोग जो मूल तमिल है यानी कि श्रीलंका के ही बसने वाले हैं और बाकी के 5% लोग जो भारतीय तमिल है और इसी 5% में कुछ मुसलमान है, कुछ हिंदू है। तो ये है श्रीलंका की जातीय बनावट। और ईसाई 7% है श्रीलंका में। उसके बाद अगर बात करें श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की, देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए कि श्रीलंका को फ्रीडम यानी कि आजादी 4 फरवरी 1948 ईस्वी को मिली थी। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था और 1956 में सिन्हली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा। देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मतलब वहां ज्यादा मात्रा में क्या हुआ या कम मात्रा में तो अल्पसंख्या हो जाएगा। तो बहुसंख्यक मतलब ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, तो ज्यादा मात्रा में हुआ क्या कि जब 14 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका को आजादी मिली तो 1956 में सिन्हली को एकमात्र राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। चूंकि श्रीलंका में सिन्हली बोलने वाले 74% लोग थे और तमिल बोलने वाले 18% लोग थे, तो परसेंटेज को देखते हुए सिन्हली को राजभाषा का दर्जा मिला। जब
1948 को श्रीलंका आजाद हुआ तो 1956 में जाकर के सिनेली को श्रीलंका का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, जो सिनेली भाषा बोलते थे ये अधिकतम बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। उसके बाद विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरी में सिनेलियों को प्राथमिक मांग, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है और सरकारी नौकरी है उसमें सिनेली भाषा बोलने वालों को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती थी। यानी कि अगर विश्वविद्यालय में किसी का एडमिशन होगा, अगर कोई सिनेली बोलने वाला है, कोई तमिल बोलने वाला है, तो सिनेली बोलने वाले को सबसे पहले वहां का विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। उसके बाद संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण, यानी कि संविधान श्रीलंका का जो संविधान बना वहां बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, यानी कि बौद्ध धर्म को मान्यता मिला। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो 74% लोग सिनेली बोलते थे, तो इसमें ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला श्रीलंका के संविधान में। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कानून कायदा बनता है। ठीक है, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सिनेली पर ध्यान देते थे, मतलब वहां जितना भी पॉलिटिकल पार्टी था वो लोग सिर्फ सिनेली पर ध्यान दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सिनेली की आबादी ज्यादा थी, 74% लोग सिनेली भाषा बोलते थे और मात्र 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे। इसीलिए वहां की जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सिनेली लोगों के ऊपर, यानी कि जो वहां का जो मनुष्य सिनेली भाषा बोलता था उन्हीं लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि तमिल के साथ भेदभाव करते थे, यानी कि सिनेली भाषा बोलने के साथ जो आदमी सिनेली भाषा बोलते थे उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन तमिल भाषा बोलने वालों पर उनके साथ वो भेदभाव करते थे। तो क्या हुआ कि इस भेदभाव से तमिलों में नाराजगी बढ़ गई। ये जो भेदभाव हुआ, तो इस भेदभाव में क्या हुआ कि तमिल भाषा बोलने वाले लोग नाराज हो गए, नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि जो सिनेली बोलते हैं, सिनेली की आबादी ज्यादा है, तो उन लोगों को संविधान में भी संरक्षण मिल रहा है, सारा राजनीतिक पार्टी उन्हीं की बातें कर रहे हैं, और हम लोग क्या है, हम लोग की आबादी कम है तो हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए क्या हुआ कि भेदभाव जो है तमिलों में नाराजगी पैदा कर दिया और तमिल तथा सिनेली समुदाय के बीच तनाव हुआ। जब तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, उस पर ध्यान नहीं देने लगा, तो दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। अगर मान लिए कि किसी के घर में मान लिए क्या कि किसी आदमी का 2 लड़का है, अगर वो आदमी कोई एक लड़का पर विशेष ध्यान दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों बच्चों के बीच झगड़ा पैदा होगा। तो यही सेम बात श्रीलंका में भी हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, सिनेली और तमिल भाषा बोलने वालों में तनाव पैदा हो गया। कहा कि श्रीलंका में जो सिनेली भाषा बोलने वाले थे वो 74% थे और तमिल बोलने वाले मात्र 18% थे। तो सिनेली भाषा बोलने वाले लोगों को ज्यादा जो दर्जा है वो दिया जा रहा था और तमिल भाषा बोलने वालों को कम दर्जा दिया जा रहा था, इसीलिए दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंकाई तमिल राजनीतिक पार्टियों का निर्माण करने लगे ताकि उनकी मांग पूरी हो। जब उनके साथ भेदभाव होने लगा, जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि राजनीतिक पार्टी बनाई, खुद से अपना अलग पार्टी बनाया ताकि उनका मांग पूरा हो सके। बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, जगह जगह नारा लगाया कि जो तमिल भाषा बोलते हैं उन लोगों को भी बराबर का हक दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा जब नहीं हुआ तो वहां के जो तमिल थे, श्रीलंका में जो बसने वाले तमिल थे, उन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी का गठन किया। ठीक है, ताकि उनकी मांग पूरा हो सके। अब उनकी क्या मांग थी? तो तमिलों की मांग, यानी कि श्रीलंका में जो तमिल थे उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि तमिल को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। किसको? सिनेली को। लेकिन उनका यह मांग था कि तमिल को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष। शिक्षा नहीं मिल पाता था उन लोगों को, रोजगार यानी कि जीने का कोई सहारा, कोई काम काज नहीं मिल रहा था, तो शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष का नारा लगाया। मांग था उसका कि शिक्षा दिया जाए, हम लोगों को रोजगार दिया जाए, है ना, और तमिल को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। यानी कि तमिल, मान लिया कि आप
ये जो आपका जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा दिए, लेकिन तमिल भाषा को भी देखिए, इसलिए मांग किया कि तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। डायरेक्ट वो राष्ट्रभाषा का मांग कर लिया। उसके बाद क्या कहा कि शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने को लेकर संगठन बना। ठीक है, श्रीलंका में तमिल आजाद हो जाए, तमिल को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, तो इसके लिए सबसे पहला संगठन 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में गठन हुआ था। ठीक है, तो यह लिखा है 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने को लेकर संगठन बनाया। कौन? तमिल लोग, श्रीलंका में बसने वाले तमिल लोग यहाँ पर संगठन बनाया। आगे चलकर यह गृह युद्ध में तब्दील हो गया। गृह युद्ध मतलब क्या होता है? मतलब एक ही देश के अंदर, एक ही जगह के अंदर दो अलग अलग जगह में झगड़ा हो जाना गृह युद्ध कहलाता है। जैसे भारत में बिहार और दिल्ली में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा हुआ का भारत में ना हुआ तो ये गृह युद्ध हुआ। अच्छा, बिहार में बसने वाले हैं उन लोगों का घर भी इंडिया हुआ, दिल्ली में बसने वालों का भी घर इंडिया हुआ। दोनों अगर लड़ जाए तो अपना घर में ना लड़ाई किया, घर का पर्यायवाची में गृह। ठीक है, तो गृह युद्ध मतलब एक ही जगह रहने वाले लोग अगर आपस में झगड़ा करने लगे तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो तमिल और सिन्हली भाषा बोलने वाले लोगों में गृह युद्ध छिड़ गया। क्यों? क्योंकि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, शिक्षा नहीं मिल पा रहा था, उसके बाद रोजगार नहीं मिल पा रहा था, कोई उनको राष्ट्र मान्यता नहीं मिल रहा था। इसलिए क्या हुआ कि 1980 के दशक में एक संगठन बनाया और यही संगठन आगे चल करके गृह युद्ध में तब्दील हो गया, यानी गृह युद्ध हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग शरणार्थी बन गए। शरणार्थी मतलब दूसरे देश में जाके बस जाना। ठीक है, शरणार्थी मतलब क्या होता? दूसरे देश में बस जाना। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग देश छोड़ के भाग गया। देश छोड़ के भाग जाना मतलब दूसरे देश चले जाना, तो वहां का शरणार्थी बन गया, है ना। शरण दिया उसको, श्रीलंका से कोई यहाँ आ गया, हम उसको रख लिए, हम उसको शरण दिए तो शरणार्थी कहलाएगा। अरे बात समझ में? यही घटना आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब भारत में आपातकाल आया था तो वहां पर बहुत सारा श्रीलंका यहाँ का शरणार्थी बना था। ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब भारत में जब आपातकाल हुआ था 1975 ईस्वी को, तो वहां पर इसके बारे में हम लोग और बढ़िया जानेंगे कि शरणार्थी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए गृह युद्ध में, हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग शरणार्थी बन गए, बहुत लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। यानी कुछ लोग अगर छोटा मोटा रोजगार भी करता था वो भी चौपट हो गया। अरबा समझ में? उसके बाद तो अगर यहां से क्या समझ में आया? यहां से क्या समझ में आया? श्रीलंका की घटना से हमको ये समझ में आया कि अगर श्रीलंका में तमिल और सिन्हली दोनों भाषा के लोगों को बराबर दर्जा दिया जाता तो ऐसा गृह युद्ध नहीं होता, तनाव नहीं पैदा होता, है ना। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्या होता है कि सत्ता का बंटवारा क्षेत्र वाइज जगह जगह सत्ता का बंटवारा किया जाए, यानी कि पावर जगह जगह हर जगह पावर बंटा जाए, क्षेत्र वाइज पावर बंटा जाए, और उस पावर का मालिक यानी कि उस पावर में जो सीट है उस सीट को ग्रहण करने का क्षमता हर आदमी में है। अगर किसी एक आदमी को सारा आदमी पसंद कर रहा है तो वो उस पावर पर बैठ सकता है, चाहे वो पावर पंचायती लेवल का हो या केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो। ठीक है, तो अगर श्रीलंका में ऐसा होता, अगर श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी होती, सत्ता की साझेदारी मतलब तमिल को भी सिन्हली को भी दोनों को बराबर दर्जा दिया जाता। यहाँ पर अगर इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उस टाइम श्रीलंका में सिर्फ जो सिन्हली भाषा बोलते थे वही लोग सरकार बन सकते हैं, वही लोग मतलब वहां के कुछ सरकारी पदों में जा सकते हैं, तमिल वाला नहीं जा सकता है। सत्ता की साझेदारी क्या बताता है कि चाहे कोई भी जात का आदमी हो, हर जात का आदमी सत्ता में जा सकता है। कुछ नियम के अनुसार हर जात का आदमी, हर कास्ट का आदमी, चाहे काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई किसी भी सत्ता में जाके बैठ सकता है। बस एक शर्त क्या है कि उस आदमी को बाकी और 10 आदमी पसंद करे। ठीक है, तभी जाकर के वो किसी भी सत्ता में बैठ सकता है। तो अगर श्रीलंका में ऐसा होता, तमिल और सिन्हली भाषा बोलने वाले लोगों के साथ अगर
बराबर बराबर दोनों को देखा जाता तो यहां पर तनाव पैदा नहीं होता। तो बाद में यहां पर सत्ता की साझेदारी हुई तो ये मैटर ठीक हो गया। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों, आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों करना चाहिए। देखो इसमें होता क्या है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। अगर सत्ता की साझेदारी होगा तो तरह तरह का समुदाय, ग्रुप, लोगों के बीच तनाव नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। आराम समझ में, अगर सत्ता की साझेदारी होगा, बंटवारा होगा, तो अलग अलग लोगों में झगड़ा नहीं होगा, तनाव पैदा नहीं होगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आराम समझ में। उसके बाद सत्ता में साझेदारी का रूप, यानी कि सत्ता में साझेदारी का क्या क्या रूप है। इसका पहला रूप है क्षैतिज वितरण। देखो क्षैतिज वितरण, क्षैतिज मतलब क्या था, बराबर सीधा लाइन। ठीक है, क्षैतिज मतलब होता बराबर सीधा। तो क्षैतिज वितरण में तीन तरह का चीज दिया हुआ है। पहला चीज जो है वो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। आराम समझ में, यही इसका क्षैतिज वितरण है। अब क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होता है। देखो वितरण मतलब होता है बांटना और क्षैतिज मतलब सीधा बराबर। ठीक है, मैंने कि बराबर बांटना, पावर को बराबर बांटना। जैसे कि विधायिका एमपी एमएलए जो कानून बनाएगा, इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून पास करना, और इसका काम है कि अगर कानून में कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार करना। ठीक है, तो ई जो है इसके काम पर दखल नहीं दे सकता है, ई जो इसके काम पर दखल नहीं देगा, ई इसके काम पर दखल नहीं देगा। अरे बस में तो सबका अलग अलग काम है, सबको बराबर दर्जा दिया गया है। अगर सबको बराबर दर्जा दिया हुआ नहीं रहता तो कार्यपालिका विधायिका के काम पर दखल देता है। कार्यपालिका काम है कानून बनाना, कानून ये नहीं बना सकता, ये कानून को पालन करवाएगा। ठीक है, और ये कानून को पालन करवाएगा, ये पालन करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, हाँ अगर कानून में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तब उसको जज लोग ठीक करता है। न्यायपालिका में जज लोग, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, ये न्यायपालिका में सब रहता है। अरे बात समझ में। उसके बाद भारत के संविधान में एक संविधान है, एक कानून है कि अगर भारत के संविधान में कोई कानून बन गया, अगर बाय चांस वो कानून गलत हो जाए तो उस कानून को हम तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, उस कानून के रोकथाम के लिए एक नया कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान में एक कानून बना है कि अगर भारत के संविधान में हम कोई भी कानून बना रहे हैं, कानून पास हो गया, वो एक्ट पास हो गया, बिल पास हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, तो उस कानून का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जुर्म के हकदार होंगे। हाँ, अगर वो कानून गलत है, अगर उस कानून से लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस कानून को संविधान से हम नहीं हटा सकते हैं, बल्कि उस कानून के रोकथाम के लिए एक नया कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यही है संविधान। तो विधायिका जो है वो कार्यपालिका के काम पर दखल नहीं देगा और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम पर दखल नहीं देगा। तीनों का सीक्वेंस वाइज इक्वल अलग अलग काम है, तो तीनों एक दूसरे के काम पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यही है क्षैतिज वितरण। आया बात समझ में। उसके बाद ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लाइन है ना, क्षैतिज मतलब सीधा, लेकिन सोया हुआ सीधा, ये बराबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि संघ सरकार और प्रांतीय सरकार। संघ सरकार मतलब जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद पंचायती लेवल का सरकार है ना। तो एक ऊपर से आ रहा है, ऊपर से केंद्र, राज्य और प्रांतीय सरकार मतलब सबसे पहले जिला परिषद प्रमुख, मुखिया, समिति, वार्ड मेंबर, सरपंच का मेंबर है ना। तो एक सीधा सबको काम दिया हुआ है। एक मुखिया जो है वो प्रमुख के काम पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रमुख अगर मुखिया से कुछ गलती हो जाए तो बताएगा आपने ये काम गलत किया, वो बता सकता है,
लेकिन उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला वीडियो करेगा। मतलब ब्लॉक में वीडियो का मीटिंग होता है, उसमें जिस प्रखंड का मालिक की पूर्णियापुर प्रखंड में 14 पंचायत है, तो 14 पंचायत का मुखिया आएगा और उस सारा पंचायत एक मालिक होता है, इसको प्रमुख कहा जाता है। तो खैर ये सब अलग बात है। तो यहाँ पर क्या है कि ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर वितरण में मतलब एक सिस्टम वाइज बना हुआ है। पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद प्रांतीय सरकार में क्या आता है? प्रांतीय सरकार में क्या होता है कि लोकल सरकार। लोकल सरकार मतलब जिला परिषद, सरपंच, मुखिया, मेंबर, प्रमुख, समिति, ये सब लोकल सरकार हुआ अरब भाषा में। और संघ सरकार क्या होता है? संघ सरकार क्या होता है? संघ सरकार मतलब केंद्र का सरकार, राज्य का सरकार, ये सब संघ सरकार हुआ अरब भाषा में। उसके बाद टेक्स्ट बुक में क्लास 10 के सिविक्स का जो टेक्स्ट बुक है, पहला चैप्टर में दो बहुत ही संविधान का दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19, देखो अनुच्छेद 19 क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। यानी कि जो अनुच्छेद 19 है, संविधान में एक अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद 19, उसके तहत क्या होता है कि भारत का सभी लोग आजाद है। आजाद मतलब किसी का गुलाम नहीं है। उसके बाद इस अनुच्छेद के तहत कोई भी नागरिक भारत के किसी क्षेत्र में निवास कर सकता है और कोई भी कारोबार कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी जगह पर जाके निवास मतलब बस सकता है, वहां रह सकता है और वहां पर रह करके कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा, कोई भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि बिहार वाला दिल्ली में जाकर नहीं रह सकता, रहता है ना। तो ये कानून में है, अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 19 में अरब भाषा में। तो अनुच्छेद 19 क्या है? इसके तहत भारत का सभी लोग स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी जाकर के भारत का कोई भी कोना में निवास कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है अरब भाषा में। अनुच्छेद नंबर कितना है? 19 है। और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी धर्म, वंश, जाति, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कोई अरब भाषा में। अनुच्छेद 15 के अनुसार हम किसी के साथ भी जाति भेदभाव मतलब जाति, उसका रंग, जन्म, इस सब पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। वो काला है, ये गोरा है ना, उस मतलब वो मुसहर है, मतलब ये जो नीचा जात का आदमी होता है ना, तो हम लोग जाति के मतलब भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। तो दो अनुच्छेद किताब में दिया हुआ है, ठीक है। कल हम पढ़ाएंगे कि सत्ता की साझेदारी में और भी विभिन्न और भी बहुत सारा समुदाय का क्या रोल होता है ना। सत्ता की साझेदारी में समाज का विभाजन कैसे होता है, कल ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।